चलिए तो लिखिए भाई, क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें वो देखिएगा। पहले नंबर पे बात, क्या क्या पढ़ेंगे आप इसमें वो देखिए। एकदम पेपर पेन लेकर बैठे, चीजें लिखें, मैं उसी ढंग से आपको बोलूंगा, बताऊंगा। एक तो इसमें पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, संविधान के भाग भी पढ़ेंगे यहाँ पर, संविधान के भाग, संविधान के भाग। दूसरा, हम यहाँ पर शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट्स हो गए, जानते ना हमारा संविधान पहले पार्ट्स में तोड़ा गया है। फिर शेड्यूल्स, पार्ट्स को क्या में तोड़ा गया है ना, पार्ट्स के बाद पार्ट को तोड़ा गया आर्टिकल में। वैसे आर्टिकल का पूरा एक आपको अलग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, अनुच्छेद जिनको कह रहे हैं, यहाँ भी उसको थोड़ा देखेंगे। फिर शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी अनुसूचियां, अनुसूचियां इनके बारे में पढ़ेंगे। शेड्यूल्स कहते हैं इनको। और फिर सोर्स, यानी इनके स्रोत जो है, कहां कहां से आपने लिए हैं, वो भी पढ़ेंगे, स्रोत। इतनी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे इनके साथ साथ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट इतना लिख लिया आपने। देखो बोर्ड पे जो चीज मैं लिख रहा हूं, क्या वो आपको समझ में आ रही है, दिख रही है क्या, एक बार बोलो। केवल सुनना नहीं है, चीजें आपको दिख रही है क्या पूरी एकदम, सब जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो सब। अगर बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें दिख रही हैं तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज एक बार। बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ दिख रहा है आपको। तो चलिए, अब मैं आपसे बोलता हूं, पहला जो चीज है इसमें संविधान की विशेषताओं में, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे वृहद लिखित संविधान है। भारत का संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे वृहद लिखित संविधान है। पहला पॉइंट जो आपको इस पर ध्यान रखना है वो यही है कि भारत का संविधान, बहुत आराम से चीजों को समझिए, हर चीज का लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें जान लीजिए, विशेषता, पहली विशेषता क्या, कि भारत का संविधान दुनिया का, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, यानी बृहद कह सकते हैं, लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। समझ में आ गया, नोट करिए पहला पॉइंट। The Constitution of India is the largest written constitution of the world. भारत का संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। रिकॉर्डिंग
भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब मैं आपसे पूछता हूं इस चीज का कारण क्या है कि ऐसा क्यों है भैया? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है ना? तो इसका क्या कारण था, कुछ बताएंगे? भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बृहद या लिखित संविधान क्यों है? तो इसका कोई कारण बताएंगे? तो इसका कारण ये है कि हमारे भारत देश का जो है, पूरे देश का एक ही संविधान है। पूरे देश का एक ही संविधान होने से मेरा मतलब है कि जो कि हमारे जो देश है वहां पर फेडरल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम समझते हैं? संघात्मक व्यवस्था वाला देश है हमारा देश। कैसा देश है? संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। क्या होती है संघात्मक व्यवस्था? तो ऐसा देश जहां पर राज्य सरकारें और संघ सरकारें अलग अलग अपने स्तर पर कार्य करती हैं, वो व्यवस्था क्या कहलाती है? संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। समझ में आ रहा है? तो हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा हो कैसे गया? वो सबसे बड़ा क्यों हो गया? समझ रहे? वो सबसे बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि कायदे से फेडरल सिस्टम है तो होता क्या है कि राज्य सरकारें अपने नियम से कार्य करती हैं और संघ सरकार यानी केंद्र सरकार अपने नियम से कार्य करती है। तो नियम से कायदे से होना ये चाहिए कि सभी राज्यों का अपना अपना अलग संविधान होना चाहिए और संघ का यानी केंद्र का एक अलग संविधान होना चाहिए। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका भी कैसा राष्ट्र है? अमेरिका भी फेडरल सिस्टम वाला देश है ना? अमेरिका भी कैसा है? संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, संघवाद वाला देश है। लेकिन वहां क्या है? वहां का संविधान लिखित तो है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर हर राज्य का अलग अलग अपना संविधान है और केंद्र का भी अपना अलग संविधान है। बात समझिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है? भारत में पूरा संविधान एक ही है, मतलब उसी में हमने राज्य के लिए व्यवस्थाएं रख दी हैं और उसी में हमने केंद्र के लिए भी व्यवस्थाएं रख रखी है, लिख रखी है, अलग अलग नहीं बनाया। तो इसलिए चूंकि ये क्या है कि राज्य और केंद्र का मिलाकर के एक ही संविधान बनाया गया है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा कैसा हो गया? लिखित संविधान हो गया, सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। दूसरा इसमें जो पॉइंट है, अब इसके भीतर में जो पॉइंट कैसे है ना, भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। मतलब आप लिखने वाली चीजें हैं, आप आराम से उनको समझते चलिए, लिखते चलिए, बिल्कुल हड़बड़ाहट में मत रहिए, ठीक है? भारत कैसा देश है? भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। भारत में कैसी व्यवस्था है? प्रश्न बनते हैं ये। भारत में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। कैसी? संघात्मक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था। इसको संघवाद भी की किताबों में लिखा गया है। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम जिसको कहते हैं, ठीक है? फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम संघात्मक यानी संघात्मक। इंडिया में क्या है? संघात्मक व्यवस्था। अगर कोई डेफिनेशन पूछता है कि संघात्मक व्यवस्था होती क्या है, तो संघात्मक व्यवस्था क्या होती है यह सुन लो, लेकिन मैं लिख भी सकते हैं। ऐसा देश जहां पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर अलग कार्य करती हैं और संघ सरकार अपना अलग कार्य करती है, वो व्यवस्था वाला देश क्या कहलाता है? संघात्मक व्यवस्था वाला देश कहलाता है। क्या कहलाता है? संघात्मक व्यवस्था वाला देश कहलाता है। लिखते जा रहे हैं चीजें, लिखते चलिए बिल्कुल एकदम बढ़िया से, है ना? तो इंडिया जो है, इंडिया में कैसा सिस्टम है, कैसी व्यवस्था है? फेडरल सिस्टम है इंडिया में। कैसा? फेडरल सिस्टम है, ठीक है? चलिए आगे। तो यहाँ आपको कारण पता चल गया है कि अगर किसी देश में फेडरल सिस्टम है, अगर किसी देश में संघात्मक व्यवस्था है, तो कायदे से वहां पर राज्य के और केंद्र के अलग अलग संविधान होने चाहिए, जैसा कि अमेरिका देश में है। अमेरिका में अगर 50 राज्य हैं तो 50 राज्यों का अलग अलग संविधान है।
और केंद्र का अपना एक अलग संविधान है। लेकिन इंडिया में जो है, भारत में ऐसा नहीं है, एक ही संविधान में हमने राज्यों के लिए भी चीजें लिख रखी हैं, और दूसरा अलग अलग अनुच्छेद हैं, आपने देखे होंगे, कई अनुच्छेद राज्यों के बारे में दिया गया है और कई अनुच्छेदों में केंद्र के बारे में दिया गया है। तो इसलिए ये क्या हो गया है, एक ही संविधान में सब कुछ निहित कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा, भारत कैसी व्यवस्था वाला देश है? प्रश्न आता है डायरेक्ट, भारत कैसी व्यवस्था वाला देश है? तो भारत संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम कंट्री। इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। इंडिया के पास कैसी व्यवस्था है, कैसा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है। तो भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़े अगर आप कहें तो, यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक केवल एक ही बात मैंने आपको बताई है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर मैंने कहा ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि भारत का जो संविधान है उसमें क्या है कि राज्य और केंद्र दोनों के लिए ही नियम उसमें जो है लिखे गए हैं अनुच्छेदों के रूप में, इसलिए वो एक बड़ा संविधान बन गया है। ठीक है? हालांकि भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, तो कायदे से यहाँ पर होता यह है कि राज्य की और केंद्र की सरकारें अपने अपने स्तर पर कार्य करती हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, लेकिन तो इनका जो संविधान है वो अलग अलग होना चाहिए जैसा अमेरिका में है। लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी सभी राज्यों के संविधान जो है वो एक ही संविधान में निहित कर दिए गए हैं। क्लियर है? इसलिए ये क्या हो गया है, सबसे बड़ा हो गया। आगे बढ़े भैया। चलिए, तो अब जैसे मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ, हटा दूं इसको, कोई दिक्कत? यहां तक लिख ली चीजें? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसको कैसे कैसे और किस किस चीज में बांटा गया है। तो आप जानते हैं संविधान को जो बांटा गया है, वो संविधान को बांटा गया है किसमें? भाग में। किसमें बांटा गया है? भाग में। और भाग यानी पार्ट्स, पार्ट्स। और भागों को बांटा गया है अनुच्छेदों में। किसमें बांटा गया है? अनुच्छेद में, आर्टिकल्स में। ये चीज जानते हैं आप, आर्टिकल्स। भाई किसी भी प्रकार का एग्जाम दें आप, चाहे कोई वनडे एग्जाम दें या कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दें, बचेगा नहीं उस स्तर से पढ़ा रहा हूँ। रटना मत, पेन हाथ में लेकर बैठना, जहां लगे चीजें लिखिए, एकदम आराम से यही क्लियर करते चलिए सारी चीजें। अनुच्छेद, और अनुच्छेदों के बाद जो इसमें लिखा गया है वो लिखा गया है अनुसूचियां। क्या लिखा गया है? अनुसूचियां। अनुसूची, शेड्यूल्स जिनको कहते हैं। क्या कहते हैं? शेड्यूल्स। शेड्यूल्स कहते हैं, अनुसूची। ये है वर्गीकरण हमारा पूरा संविधान का, कि संविधान को भागों में, भागों को अनुच्छेद में, और अनुच्छेद जहां खत्म हो गए, आर्टिकल्स जहां समाप्त हो गए, वहां जो शुरू करी गई वो क्या शुरू की गई? वो क्या शुरू कर देंगे? शेड्यूल शुरू कर देंगे। अब सुनिए कितना क्या है संविधान में, कितने भाग हैं कोई बताएगा? हाउ मेनी पार्ट्स इन इंडियन 22 कॉन्स्टिट्यूशन? बोलिए। 22 22 है ना? यहाँ पे भैया ने मेरे को बताया कि ये जो है यहाँ पर कितने हैं? 22 हिस्से हैं, 22 भाग मूल हैं। संविधान में। ठीक है, तो अगर मूल संविधान की बात करें, हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इसमें 22 भाग हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एबीसी करके जो जोड़ रखे हैं, तो उसके सहित ये कितने हो गए हैं? 25 हो गए। 25। ठीक बात। अब
अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्रश्न कैसे आएंगे तो किस चीज को क्या प्रायोरिटी देंगे। इसी तरह से आर्टिकल्स पे आते जाइए भैया। अनुच्छेद कितने हैं अगर बात करें तो 471 395 471 बात करें तो लगभग 395। 5 मूल संविधान में जो है वो 395 है, लेकिन बढ़ते बढ़ते हमने इसमें जो जोड़ते चले गए हैं उसको देख करके 470 और अगर एक आध बढ़ गया होगा इसमें 71 हो सकता है ना। कौन सा बढ़ गया, क्या जोड़ दिया है, कोई आर्टिकल्स बढ़ गया है क्या? 470 या 71 इसमें जो है अभी वर्तमान में आर्टिकल्स हैं। इसी प्रकार शेड्यूल की बात करिए तो मूल संविधान में क्या है 8 और अभी बढ़ते बढ़ते 12 कर दिया 12 कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल आपको चीजें मालूम है अच्छे से और एक एक बात पर गौर करते हुए और पढ़ने के दृष्टिकोण से ही पढ़ें। इसीलिए मैंने इतना समय लिया था कि वाकई जो पढ़ते होंगे उन्हें दिक्कत आएगी और वैसे ही आते जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद जैसे प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कैसे आता है वो सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अगर प्रश्न आता है कि हमारे संविधान में भाग है, अगर मान लीजिए पूछता है आपसे भाग है, हाउ मेनी पार्ट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी पार्ट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रश्न आता है तो अगर मैं यहां ऑप्शन देता हूं 23, 22, 25, 26, 25 और 26, अगर प्रश्न आया है भारतीय संविधान में भाग हैं, द पार्ट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर 23, 22, 25 एंड 26, तब हमारा उत्तर क्या होगा? 25 23, 22, 25 25 एंड 26, है ना। तो अगर इस स्थिति में बिल्कुल, अब मैं इस देखिए ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, पॉलिटी हमने सबने पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, बहुत जगह पढ़ी, लेकिन मैं जो यहाँ बात करूंगा वो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा भाई, प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, है ना, धीरे धीरे एकदम चीजें करते हुए। तो चलिए, तो यहाँ उत्तर आ रहा है 25 हम जो है आंसर देंगे। क्लियर है? वैद्री बोलो। जी सर। कितना उत्तर देंगे यहाँ पे आप? सर 25 25 डन। जी सर। चलिए, लेकिन वो गलत है, कभी नहीं देना आप, है ना। अगर ऑप्शन इस प्रकार रहे, ध्यान देना, प्रश्न आता है बहुत छोटा प्रश्न आता है और इसको गलत करके आते हैं बच्चे। अगर प्रश्न आया है कि संविधान में भाग हैं और ऑप्शन देखना 23, 22, 25, 26, मतलब डन है कि 23 तो कोई मतलब का है ही नहीं, 26 भी हमारे किसी मतलब का नहीं है, लेकिन 22 और 25 में से दोनों हैं तो आपको प्रायोरिटी 22 को ही देनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 22 और 25 दोनों ऑप्शन में हैं तो आपको प्रायोरिटी 22 को ही देनी है। इस बात को नोट कर लें स्टार लगा के, इस पे आप 25 न लगाएं। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर मैं इसी में आपको ऑप्शन देता इस तरीके से, ये अगर इसी प्रश्न में ऑप्शन है 23, 24, 25 एंड 26, देन कोई दिक्कत नहीं है, क्या आंसर दे देंगे? 25। या फिर मान लीजिए 25 नहीं है, 22 अकेला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यहां फंसती है कि अगर 22 और 25 दोनों ही ऑप्शन में हैं तब आप उत्तर क्या लगाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, उस स्थिति में आंसर आप 22 ही लगाएंगे, 22 ही लगाएंगे, कंफर्म मान के चलिए। क्लियर है? कोई दिक्कत?
किताब में किसी टीचर ने किसी जगह पर कुछ ऐसा पढ़ रखा है कि आप इस स्थिति में 25 लगा सकते हैं, तो उस बात को सरासर गलत कह देना। और आज ये बात नोट कर लें कि अगर 22 और 25 दोनों ऑप्शन में होगा तो आप आंसर 25 पर ना जाकर के 22 पर लगाएंगे। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूं, वैसे आप जानते होंगे कि इसमें ये पार्ट्स जो है वो 22 थे, वो 25 हो कैसे गए, तो मुद्दा क्या है? तो असल में आज भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में भाग है वो 22 ही है, क्योंकि वो बढ़ाए कैसे गए हैं, वो भाग नहीं बढ़ाए गए, उन भागों के जो सब क्लॉज कह सकते हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कैसे, जरा समझिएगा, पूरी बात पर गौर करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कि 1 2 3 एंड 4 है ना, ये लिखा हुआ है हमारे पास 4, तो ये चारों अलग अलग है, 1 2 3 4। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं जैसे 1 और सब क्लोज 1, अगर मैं लिखता हूं 1 सब क्लोज 2, अगर मैं लिखता हूं 1 सब क्लोज 3, अगर मैं लिखता हूं 1 और सब क्लोज 4, तो बोलो गिनती में ये कितने हो गए? अगर मैं ऐसे लिख दूं किसी चीज को पॉइंट आउट करके, तो आप कितने काउंट करोगे इसको? 1 2 3 4, बोलो। एक ही काउंट करेंगे। एक ही काउंट करेंगे, बहुत शानदार, बढ़िया। अगर न्यूमेरिकल के सामने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है तो ये अलग अलग काउंट नहीं होते, है ना। न्यूमेरिक के सामने न्यूमेरिक वैल्यू एक ही मानी जाएगी, इनको अलग अलग नहीं गिना जाता। तो ये वही प्रोसीजर है जिस तरह से उसमें आर्टिकल्स को जोड़ा गया। तो आप फिर से लिख लें, ये बात नोट करके, याद लिख ली होगी आपने, दिमाग में सेट हो गई होगी। लेकिन हमारे संविधान में जो अनुच्छेदों में जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया? जैसे 4 है तो 4 का सब क्लॉज ए, 4 का बी, 4 का सी, 4 का डी, ये लो। तो न्यूमेरिक के साथ जब अल्फाबेट का यूज करते हैं तब इनको अलग अलग काउंट करेंगे, ये 4 गिनती में आएंगे, 1 2 3 4, समझ गए? तो इस तरीके से सब क्लॉज हमारे संविधान में जुड़े गए, ना कि इस तरीके से। क्लियर हो गई बात? तो है तो ये चौथा ही ना भाग, चौथे तो है, हर बार 4 के भाग तो लिख रहे हो, लेकिन 4 के अलग अलग सब क्लॉज हैं। तो इसलिए आप ये बात फिर से मैं दोहरा रहा हूं, फिर से लिख लें। कौन सी बात? कि हमारे संविधान में संख्यात्मक रूप से आज भी जो है वो भाग कितने हैं? 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं। लेकिन अल्फाबेट्स के दृष्टिकोण से वो 25 हैं। इसलिए 22 और 25 में अगर कभी आपको ऑप्शन चुनना पड़ जाए तो आपकी प्राथमिकता 22 को ही जाननी चाहिए। प्लीज क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ी सी गौर कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको कि कब कौन से भाग में क्या जोड़ा गया था। कुछ याद है आपको? देखिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कौन से भाग में क्या क्या और कब कब जोड़ा गया। हटा दो, बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? डाउट में नहीं रहना, वो प्रश्न गलत मत करके आना, बस इतनी आपसे विनती है। चलिए तो अभी तक केवल हमने इतनी बात समझी है। कौन सी, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ बोल करके, कोई बड़ी बात नहीं सीखी हमने। हमने ये कहा है कि हम संविधान की विशेषताएं पढ़ने चले हैं। हम संविधान की विशेषताएं पढ़ने चले हैं भाई, और संविधान की विशेषता में जो हमने पहली विशेषता पढ़ी वो ये लिखी, वो ये पढ़ी कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा वृहद यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों है, हमने इस पर भी चर्चा कर ली। भारत एक फेडरल सिस्टम वाला देश है, भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो कायदे से यहाँ पर, अच्छा संघात्मक व्यवस्था वाला देश क्या होता है? ऐसी कौन सी कंट्री होती है जो फेडरल सिस्टम वाली कहलाती है? तो ऐसी कंट्री, ऐसा देश जहां पर राज्य सरकारें और संघ सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? संघात्मक व्यवस्था वाला देश कहलाता है। तो कायदे से यहाँ पर हर राज्य का और केंद्र का अलग कानून होना चाहिए या अलग संविधान होना चाहिए। लेकिन
भारत में ऐसा नहीं किया गया, उसमें राज्यों के और केंद्र के जो है सारे कानून एक ही संविधान में लिख दिए गए, निहित कर दिए गए, इसलिए ये होते होते कैसे हो गया, ये बड़ा बन गया। इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा, वृहद, सबसे बड़ा या लिखित संविधान बन गया। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे संविधान को भागों में तोड़ा गया, भागों को अनुच्छेदों में तोड़ा गया, और जहां अनुच्छेद खत्म हो गए वहां अनुसूचियों को लिया गया। तो फिर बता रहा हूं आपको, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, संख्यात्मक रूप से 22 हैं, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते सब क्लॉज के रूप में कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। उसके बाद फिर हमने कहा कौन से अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कितने हैं भैया? 395, 395, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते कितने हो गए हैं? 470 या 471 जो भी है, इतने हो गए हैं। और उसके बाद अनुसूचियां जो कि पहले 8 थी और अभी कितनी हो गई है? 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12 हो गई है। 12 कितनी हो गई भैया? 12 हो गई। ठीक है, तो अगर प्रश्न में यहाँ पे आ जाता है कि भारत के संविधान में भाग हैं, और अगर 22 और 25 दोनों ही ऑप्शन में आया है, तो आप प्रश्न में उत्तर किसको लगाएंगे? 22 को लगाएंगे, ना कि 25 को। और अगर 22 और 25 में से कोई एक ही है, तब तो प्रश्न में कोई जान ही नहीं रह जाती। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको कुछ समझा देता हूं कि कौन से पार्ट में कब क्या जोड़ा गया। देखो, हुआ क्या है, अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन हुए, कोई बता सकता है? पॉइंट लिखे यहाँ पे, कुल संविधान संशोधन, कुल संविधान संशोधन, टोटल CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बोलो, भारत के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? आंसर 103 and 104 is running. 3 and 104 is running. जी, सर 103 अभी तक हो चुके हैं और आई थिंक 104 वाला रनिंग में है अभी। 4 वाला अभी लटक रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये बात यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भारत के जो संविधान में अभी तक जो टोटल संशोधन हुए हैं वो कितने हुए हैं? 103। जो आखिरी वाला हुआ था वो कौन सा था, याद है कुछ? आखिरी वाला कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, याद बना है? आई थिंक SC ST को रिजर्वेशन वाला था शायद। रिजर्वेशन वाला, किसको मिला था उसमें रिजर्वेशन? ST को। ST को मिला था पक्का? आई एम नॉट श्योर सर, बट कॉमन वीकर शायद है ना, कॉमन वीकर सेक्शन वाला ST को मिला था कि मुझे याद है शायद जनरल वाला को तो 10% दिया गया था। कॉमन वीकर सेक्शन के आधार पे 2019 में जो हुआ है। चलिए, तो जो भी होगा क्लियर कर लेंगे भाई। बाकी फाइनल अभी आप एक फैक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रश्न बन सकता है कि भारत के संविधान में अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, तो वो कितने हुए हैं भैया? 103 हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम ये समझते हैं कि कब कौन सा पार्ट किसमें जोड़ा गया है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे, चलिए, जैसे मान लीजिए अब बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 की थोड़ी पूरी बात को समझना एक बार ध्यान से। पार्ट 4, तो अगर भाग आपने पढ़ रखे होंगे तो आपको मालूम है कि जब 4 में जब सब क्लॉज ए जोड़ा गया तो वो कौन सा था? भाग 4 में जब सब क्लॉज ए जोड़ा गया जो किससे संबंधित था? मौलिक कर्तव्यों से। किससे? मौलिक कर्तव्यों से, फंडामेंटल ड्यूटीज से। ये लिखते चलना आराम से, आप कोई जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है? जहां भी डाउट लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताना कि यहाँ पे। अच्छा, ये कब हुआ था मालूम है क्या? कौन से नंबर का? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। भाग 4 में सब क्लॉज ए को जोड़ा गया था जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था।
ठीक है। और जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था पढ़ा चुका हूँ वैसे मैं प्रेमबल में 1976 में। क्लियर है? 1976। हाँ। आगे और कोई पार्ट्स में, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे भागों में और भाग जोड़ते चले गए और ये कैसे 22 से 25 हो गए, उसकी चर्चा हम थोड़ी विस्तार से कर रहे हैं। फिर यही आपका पूरा कंसेप्ट आपका आर्टिकल्स में रहता है और यही उसमें शेड्यूल्स में रहता है। ठीक है, ये कंसेप्ट। अच्छा, दूसरा फिर अगर आपको याद हो तो भाग 9 पार्ट 9, और पार्ट 9 में जब उसका सब क्लॉज ए जोड़ा गया, ध्यान दीजिए, तो इसमें बताओ क्या जोड़ा गया था, किसके तहत जोड़ा गया था, इसमें क्या था, नगर पालिकाओं के लिए जोड़ा गया था, म्युनिसिपैलिटीज के लिए, नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित चीजें इसमें लिखी गई थी। लैंड फॉर्म से रिलेटेड। सही है ना? जब भाग 9 का सब क्लॉज ए जोड़ा गया तो उसमें नगर पालिकाओं से संबंधित या नगर निगम से संबंधित चीजें उसमें जोड़ी गई। अच्छा, ये कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ी गई, कोई याद है? 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन किसी को याद है ये कब हुआ था? किसी को याद है ये कब हुआ था? नहीं याद है। 1992 में किया गया था। 1992 में किया गया था इसको। तो एक सब क्लॉज देखो, एक 4 में जुड़ गया, एक सब क्लॉज 9 में जुड़ गया। समझ में आ रही है? लिख पा रहे हैं चीजें? चलो, अब मैं क्या है दूसरी आईडी भेजूंगा, उससे ज्वाइन करो। इसका टाइम खत्म हो गया है, फिर चीजें यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। नेक्स्ट जो आपकी आएगी उसे लिंक से ज्वाइन करो, कर दीजिए।